सो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रेक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में 17 जुलाई की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। अच्छा, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2020 का अंतरराष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार, इसके लिए कितने पत्रकारों को चुना गया है? तो आंसर होगा 4 को। तो देखो, कमिटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट के द्वारा ये सम्मान हर साल उन साहसी पत्रकारों को दिया जाता है जो कई खतरों के बाद, कई हमलों के बाद या कारावास का सामना करने के बाद भी प्रेस की स्वतंत्रता का बचाव करने के लिए साहस दिखाते हैं। और इस बार ये 4 देशों के 4 पत्रकारों को दिया जाएगा ये सम्मान। अब वो 4 देश कौन कौन से हैं और उनके पत्रकार कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूं। एक है बांग्लादेश के शाहिदुल आलम, एक है ईरान से मोहम्मद माजिद, एक है नाइजीरिया से डापो ओलो रुओमी और एक रशिया से है स्वेतलाना प्रोकोपेयेवा। तो इन 4 को मिलेगा इस साल का प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार। अच्छा, इन 4 के अलावा एक लॉयर हैं अमल क्लूनी, उनको ग्वेन इफिल प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2020 से भी सम्मानित किया जाएगा। और इन सबको ये सम्मान इस साल नवंबर में दिए जाएंगे। जब नवंबर में दिए जाएंगे तो एक बार फिर से मैं ये सारे पॉइंट्स आपको बताऊंगा। अच्छा, ये तो 2020 की हम बात कर रहे हैं। 2019 का आपको याद होगा, 5 लोगों को मिला था ये सम्मान। और 2019 का मैं आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि उन 5 लोगों में से एक भारतीय थी जिनका नाम था नेहा दीक्षित। ये आपको जरूर याद होगा। अच्छा, अब ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन से लिंक करके मैं आपको 3-4 पॉइंट और रिवाइज कराने वाला हूं। देखो, पत्रकारों के अवार्ड से ही आपको एक नाम याद आ जाना चाहिए। अभी कुछ समय पहले ही हमने पढ़ा था सिद्धार्थ वरदराजन के बारे में। अभी आपको याद होगा 14 देशों के 17 पत्रकारों को मीडिया में उत्कृष्ट योगदान के लिए ड्यूशे वेले फ्रीडम ऑफ स्पीच अवार्ड 2020 के लिए चुना गया था। उनमें से ये भारतीय थे सिद्धार्थ वरदराजन। एक तो ये पॉइंट हो गया। और क्या लिंक कर सकते हो? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, ये हमने कब मनाया? 3 मई को मनाया। ये रट लो, इंपॉर्टेंट है। और इसकी थीम भी रट लो। क्या है थीम? जर्नलिज्म विदाउट फियर और फेवर। अच्छा, और क्या लिंक कर सकते हो? आप ये याद रखो, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 जो आया था उसमें भारत की रैंक क्या रही थी? भारत तो था 142 नंबर पे। और टॉप पे कौन था? टॉप पे नॉर्वे था। और ये इंडेक्स किसने जारी किया था ऐसे पूछ ले तो इंडेक्स को जारी किया था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर ने। तो इसी तरह से चीजों को आपको लिंक करते हुए, कनेक्ट करते हुए पढ़ते हुए चलना है। और अगर आप इस तरह से पढ़ना सीख गए तो बहुत कम समय में आप बहुत ज्यादा चीजों को पढ़ना सीख जाओगे और फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको हर बार इसी तरह से पढ़ाता हूं ताकि आप इस तरह से पढ़ना सीख जाओ। चलिए अभी हम पढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में सूरीनाम देश में भारतीय मूल के राष्ट्रपति बने हैं। उनका नाम क्या है? उनका नाम है चान संतोखी। सूरीनाम ये साउथ अमेरिका का एक छोटा सा देश है और यहीं पे भारतवंशी चान संतोखी को राष्ट्रपति चुन लिया गया है। असल में इनका पूरा नाम है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, तो ये याद रखना है। बाकी माइकल मार्टिन की बात करेंगे, अभी आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने। गुडनी जोहानसन आइसलैंड के दोबारा से प्रधानमंत्री बने थे। और लाजरस चकवेरा ये मलावी में नए राष्ट्रपति बने थे। अच्छा, सूरीनाम की बात करेंगे तो इसकी कैपिटल क्या है? पैरामारिबो। करेंसी है सूरीनाम डॉलर। और प्रेसिडेंट यही बन गए चान संतोखी। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग सेवा शुरू हुई है? तो आंसर होगा हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो अभी हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कोविड-19 के बीच सुरक्षित हवाई अड्डा प्रदान करने के लिए भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित यानी कि कॉन्टैक्ट लेस एयरपोर्ट कार पार्किंग की शुरुआत की है। और इसी के साथ एनपीसीआई यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के फास्टैग कार पार्किंग का भी विस्तार किया है, जिससे कार पार्किंग के चार्जेस ऑटोमेटिक कट जाएंगे। तो ये आपको याद रखना है। बाकी केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करेंगे जो कि बेंगलुरु में है। अभी इसको स्काईट्रिक्स अवार्ड मिला था। उसके अलावा स्मार्ट ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम की तैनाती करने वाला ये पहला हवाई अड्डा भी बना था। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात करेंगे जो कि दिल्ली में है। अभी सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री होने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट बना है ये। और कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि केरल में है, सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला चलने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा बना था ये। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य के पोबार रिजर्व फॉरेस्ट को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यानी कि वन्य जीव अभयारण्य में अपग्रेड किया जाएगा? तो आंसर होगा असम में। तो असम के जो मुख्यमंत्री है सर्बानंदा सोनोवाल, उन्होंने ये घोषणा की है कि राज्य के धेमाजी जिले में जो पोबार रिजर्व फॉरेस्ट है उसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, इसे
रिजर्व फॉरेस्ट यानी कि आरक्षित वन 1924 में डिक्लेयर किया गया था। और वैसे ये जो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट है ये 2 राज्यों में फैला हुआ है, एक तो असम में और थोड़ा बहुत ये अरुणाचल प्रदेश में भी फैला हुआ है। अच्छा, ये अपग्रेड करने से आपको कुछ याद आ रहा होगा, अभी कुछ समय पहले हमने एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में अपग्रेड किया था और वो भी असम का ही था। बता सकते हो कौन सा, याद है क्या? तो असम का देहिंग पटकाई वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जाएगा, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था। तो पुरानी चीजें भी आपको याद रखनी है, भूलना नहीं है। और डेली हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे तो मैं भूलने नहीं दूंगा। अब बात असम की है तो ये रहा मैप में असम। कैपिटल दिसपुर है, मुख्यमंत्री है सर्बानंदा सोनोवाल, गवर्नर है जगदीश मुखी और यहाँ के चीफ जस्टिस का नाम है अजय लांबा। अभी हमने पढ़ा था भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ यानी कि टाइगर ये असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया था। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है। असम से एक मेला आप याद रखो, अंबुबाची मेला, असम के कामाख्या मंदिर में लगता है ये अंबुबाची मेला। अभी ये न्यूज में था क्योंकि कोविड-19 के कारण इसे रद्द करना पड़ा था। एक बिहू महोत्सव भी होता है, ये भी आप ध्यान रखो यहीं पे। और असम सरकार ने अभी धनवंतरी योजना शुरू की थी, भ्रमण सारथी योजना शुरू की थी, उसके अलावा प्रज्ञान भारती योजना शुरू की थी। अच्छा, काजीरंगा के अलावा और कौन कौन से नेशनल पार्क है यहाँ पे? नामेरी नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क मिलेगा और औरंग नेशनल पार्क भी आपको यहाँ मिलेगा। बढ़ते हैं आगे। फिर है भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट हब वल्लार पदम टर्मिनल किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? तो आंसर होगा केरल में। तो कोच्चि अंतरराष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, जिसको ही वल्लार पदम टर्मिनल के नाम से जाना जाता है, तो ये कोच्चिन बंदरगाह मतलब पोर्ट, ये केरल में है और ये अब भारत का पहला ट्रांसशिपमेंट बंदरगाह बन गया है। अच्छा, ये ट्रांसशिपमेंट हब क्या होता है? तो ये बंदरगाह पर एक टर्मिनल होते हैं जो कंटेनरों को संभालते हैं और टेम्परेरी उनको होल्ड कर सकते हैं, मतलब कुछ समय के लिए उन कंटेनर्स को संग्रहित कर सकते हैं और फिर आगे ट्रांसपोर्ट करने के लिए फिर दूसरे जहाजों पर शिफ्ट कर दिया जाता है इन कंटेनरों को, तो उसे ही कहते हैं ट्रांसशिपमेंट हब। अब बात केरल की है तो ये रहा मैप में केरल। अच्छा, केरल से याद रखना, केरल को ही हम गार्डन ऑफ स्पाइस यानी कि मसालों का बाग कहते हैं। कैपिटल इसकी तिरुवनंतपुरम है, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान, मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन और केरल हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस का नाम है एस मणिकुमार। अभी केरल से आपको याद होगा, केरल में ही ड्रीम केरल प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, एक खाद्य वन परियोजना भी शुरू हुई थी और केरल में आपको मिलेगा एक सबरीमाला मंदिर, ये काफी एग्जाम में पूछा जाता है। और अभी सबरीमाला मंदिर में जो अरट्टू उत्सव होता है उसे रद्द कर दिया गया। अच्छा, भारत की पहली एलएनजी बस ये कहाँ पे शुरू हुई थी? केरल के कोच्चि में ही। उसी प्रकार देश की पहली सुपर फैब लैब ये भी स्थापित की गई है केरल में और केरल की पहली महिला डीजीपी का नाम क्या है? आर श्री लेखा नाम है। उसके अलावा प्लाज्मा थेरेपी यूज करने वाला पहला राज्य आपका केरल ही है। अभी यहीं पे ब्रेक द चेन कार्टून अभियान शुरू हुआ था और गरीबों को फ्री इंटरनेट देने के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया था केरल सरकार ने, क्या नाम है उसका? के फोन प्रोजेक्ट। और केरल के मुख्यमंत्री ने ड्रग माफिया से निपटने के लिए योद्धावु एप्लीकेशन को लॉन्च किया था और केरल सरकार ने डिजिटल साक्षरता अभियान मैं भी डिजिटल हूँ को शुरू किया था। यहीं पे ही एक दरवाजा वितरण योजना शुरू हुई थी और जियो फेंसिंग एप्लीकेशन का प्रयोग करने वाला पहला राज्य भी बना था केरल। अभी आपको याद होगा, रैपिड स्क्रीनिंग के लिए तिरंगा नाम से वाहन भी शुरू किया था केरल ने ही। तो इतने करंट अफेयर्स अभी केरल से रिलेटेड है और ये इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा गाइस, तो ये हमारा जुलाई का मंथ चल रहा है और इससे पहले था जून। तो जून के महीने में जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हम लोगों ने पढ़े हैं, तो जून के सभी इंपॉर्टेंट डेज का उनकी थीम वगैरह के साथ मैंने ऑडियो तैयार कर दिया है और वो ऑडियो मैं आज अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपने मुझे खबरी एप्लीकेशन पे फॉलो कर रखा होगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो वहां जाकर के जून मंथ के सभी इंपॉर्टेंट डेज को आप लोग सुन लीजिएगा। और रही बात वीडियो की, तो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं उसका वीडियो भी बना करके आपको दे दूंगा, लेकिन अभी पहले ऑडियो आ रहा है तो ऑडियो सुन करके रख लो। जो मिलता जा रहा है वो सुनते जाओ। अभी ऑडियो सुन लोगे, बाद में वीडियो आएगा तो वीडियो देखोगे तो आपको सारी चीजें बहुत इजी लगेगी, वो आपका एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। और खबरी पे अगर आपने मुझे फॉलो नहीं कर रखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ऑडियो रिवीजन करके वहां जाकर के मुझे आप फॉलो कर लेना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लेना ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके अलावा देखो, आप लोग वीडियोस को शेयर नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं लेकिन मैक्सिमम लोग नहीं कर रहे हैं।
आप देख सकते हैं एक एक क्वेश्चन बिल्कुल लेटेस्ट और बिल्कुल सेलेक्ट करके मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूं। बहुत मेहनत कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों की तरफ से रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। प्लीज वीडियोस को शेयर करें आप लोग। कुछ लोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन मैक्सिमम लोग नहीं कर रहे हैं। तो बिना आप लोगों के सपोर्ट की इतनी मेहनत में नहीं कर पाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है मैं अकेला दौड़े जा रहा हूं, आप लोग मेरे साथ नहीं हो। अगर आप लोग साथ रहोगे तो हम सब मिलके दौड़ेंगे और बहुत तेज दौड़ेंगे। तो आज ही आपको करके दिखाना है। आज मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस वीडियो को खूब शेयर करना है, अपने सभी दोस्तों को शेयर करना है, अपने हर स्टडी ग्रुप में शेयर करना है। आज दिखा दो आप करके। और इस वीडियो के लाइक का टारगेट रखते हैं 9000 लाइक का, तो इसे जम के शेयर करना है। और जो भी स्टूडेंट इसे देख रहा है, अगर आपको इस वीडियो से बेनिफिट मिलता है तो लाइक जरूर करना है। लाइक का बटन यहाँ पे होता है, जैसे आप लाइक पे प्रेस करेंगे बटन नीला हो जाएगा, तो नीला कर दो उस बटन को, शेयर कर दो इस वीडियो को, हम बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस आईआईटी ने विश्व की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट जिसका नाम है कोरोश्योर, इसको तैयार किया है? तो आंसर होगा आईआईटी दिल्ली ने। तो अभी हमारे जो एचआरडी मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, उन्होंने आईआईटी दिल्ली के द्वारा बनाया गया एक कम लागत वाला कोविड-19 टेस्ट किट को लॉन्च किया है और इस किट का नाम है कोरोश्योर। और ये दुनिया की सबसे सस्ती कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट है। इसकी कीमत 650 रुपए प्रति किट है। तो किसने बनाया इसको? आईआईटी दिल्ली ने। और क्या नाम है? कोरोश्योर नाम है। अभी आपको याद होगा आईआईटी दिल्ली ने कोपल 19 एप्लीकेशन बनाया था। उसके अलावा इसने पहला एंटी माइक्रोबियल और धोकर यूज करने वाला फेस मास्क भी बनाया था जिसका नाम रखा था एन सेफ। और प्रकृति नाम से एक डैशबोर्ड भी बनाया था कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए। तो ये सारे क्वेश्चन तो आपके बन जाएंगे आईआईटी दिल्ली से। उसके अलावा आईआईटी कानपुर की बात करेंगे। अभी शुद्ध नाम से सैनिटाइजिंग डिवाइस बनाया था इन्होंने। एक मोबाइल मास्टर जी नाम से टीचिंग सेटअप भी तैयार किया था आईआईटी कानपुर ने ही। और आईआईटी मद्रास की बात करेंगे तो एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। अभी इसने प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में दुनिया का पहला ऑनलाइन बीएससी डिग्री कोर्स शुरू किया था। याद रखना, भारत की पहली हाइपरलूप पोड प्रतियोगिता का आयोजन यहीं पे किया जाएगा। और आपको याद होगा अभी एचआरडी मंत्रालय ने जो नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग जारी की थी जिसमें ओवरऑल कैटेगरी में टॉप पे रहा था ये आईआईटी मद्रास। और आईआईटी बॉम्बे अभी ध्रुव नाम से एक चिप तैयार किया इसने। उसके अलावा क्वारंटाइन एप्लीकेशन भी डेवलप किया था और एक आयुसिंक नाम से डिजिटल स्टेथोस्कोप भी बनाया था। और आप में से अगर कोई इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, जनवरी से लेके जून तक जितने भी आईआईटीज आपके न्यूज में रहे थे, चाहे उन्होंने पोर्टल लॉन्च किया हो, एप्लीकेशन लॉन्च किया हो, या किसी भी कारण से अगर वो न्यूज में थे, तो इसका एक सेपरेट ऑडियो और वीडियो भी मैंने अब तो बना दिया है। वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो आप उसे देख सकते हैं और अपना पूरा आईआईटी वाला पोर्शन कवर कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुमशुदा बच्चों का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश की सरकार ने। तो सप्ताह भर चलेगा ये अभियान और इस अभियान का उद्देश्य है लापता बच्चों का पता लगाना। उसके अलावा बाल श्रम यानी कि जो चाइल्ड लेबर होती है और जो बंधुआ मजदूरी होती है उसको रोकना और घरेलू कामों में लगे बच्चों को बचाना। तो ऑपरेशन मुस्कान नाम है। कौन शुरू करेगा? आंध्र प्रदेश की सरकार। अच्छा, आंध्र प्रदेश से एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, यहीं पे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। अभी आंध्र प्रदेश की सरकार ने जिन लोगों को कोविड-19 के कारण जिन लोगों की अभी मृत्यु हो गई, निधन हो गया, उनके अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपए देने की घोषणा की है आंध्र प्रदेश की सरकार ने। बाकी आंध्र प्रदेश की बात है तो ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। देखो, कैपिटल अभी तो इसकी हैदराबाद है, लेकिन प्रस्तावित कैपिटल है अमरावती। अमरावती में ही देश का 25वां हाईकोर्ट बना है जिसके चीफ जस्टिस हैं जेके माहेश्वरी। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। बाकी अभी हमने पढ़ा था, पहली बार भारतीय रेलवे ने आंध्र प्रदेश से विशेष पार्सल ट्रेनों में सूखी मिर्च भिजवाई है बांग्लादेश को। इसके अलावा अभी आंध्र प्रदेश ने ई क्रॉप नामक पहल के द्वारा फसलों का ऑनलाइन पंजीकरण करना भी शुरू किया है। अभी 8 जुलाई को आंध्र प्रदेश में किसान दिवस भी मनाया गया था। कोविड फार्मा एप्लीकेशन भी आंध्र प्रदेश की है और भारत का पहला ऑनलाइन वेस्ट मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था आंध्र प्रदेश ने ही। उसके अलावा भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आपका आंध्र प्रदेश ही है। और अभी आपको याद होगा कृषि मंत्रालय की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था कि 2018-19 में फलों के उत्पादन में तो टॉप पे आंध्र प्रदेश रहा है, जबकि सब्जियों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल टॉप पे रहा था। अच्छा, यहाँ से कुछ योजनाएं भी अभी करंट अफेयर्स में रही थी, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि एक तो याद रखो आप, रायतू भरोसा योजना आंध्र प्रदेश की है। एक रायतू बंधु योजना भी है जो आपकी तेलंगाना से है। उसके अलावा अम्मा वोडी योजना, नेस्तम नेस्ता योजना हो गया, नवरत्नालु पेदलंदरिकी इलू योजना हो गया,
और एक जगन्ना विद्या दिवेना योजना हो गया, जगन्ना वस्ती दिवेना योजना हो गया, जगन्नान चेदुडू योजना हो गया और एक YSR कापू नेस्तम योजना हो गई। ये सब आपके आंध्र प्रदेश की है। इसके अलावा अभी आंध्र प्रदेश ने मोबाइल हैंड वॉश सुविधा भी शुरू की थी। तो ये सब पॉइंट्स याद रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया। क्या नाम है उनका? आंसर होगा एलिस फाक। तो ये ट्यूनीशिया के अभी तक प्रधानमंत्री थे और आपको बता दूं इसी साल जनवरी में तो ये प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन अभी इन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या नाम है? एलिस फाक। बाकी आंद्रेज डूडा पोलैंड के दोबारा से राष्ट्रपति बन गए हैं और ली सीन लूंग सिंगापुर के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। उसके अलावा जीन कैस्टेक फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने थे। अच्छा, ट्यूनीशिया की यहाँ पे बात है तो ये रहा मैप में ट्यूनीशिया। कैपिटल ट्यूनिश है, करेंसी है ट्यूनीशियन दिनार और प्रेसिडेंट हैं केस सैयद। बढ़ते हैं आगे। फिर है अभी हाल ही में किसने US इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जीता है? तो आंसर होगा इन दोनों ने, N चंद्रशेखरन और जिम टाइकलेट ने। तो टाटा समूह के अध्यक्ष हैं ये N चंद्रशेखरन और इनके साथ लॉकहीड मार्टिन की CEO हैं ये जिम टाइकलेट और इनको इस साल US इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के लिए चुना गया है। तो ये जो US इंडिया बिजनेस काउंसिल ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड है ये भारत और USA के बीच व्यापार को बढ़ावा देने में उनके नेतृत्व और उनके योगदान को पहचानने के लिए दिया जाता है। तो आप इन भारतीय का नाम याद रखना, N चंद्रशेखरन। बाकी वेद प्रकाश दुदेजा की बात करेंगे, कल ही हम लोगों ने पढ़ा है। इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता इन्होंने। और केजंग डी थोंग डॉक की बात करेंगे, ये अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता हैं और अभी इनका नाम न्यूज में क्यों था? क्योंकि इन्होंने अपनी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ची लूपो के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है। बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में स्पोर्ट्स अड्डा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर होगा ब्रेट ली को। तो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज हैं ये ब्रेट ली और अभी इन्हीं को स्पोर्ट्स अड्डा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। स्पोर्ट्स अड्डा ये क्या है? ये एक भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी से जुड़ी ताजा जानकारी, अपडेट और डेटा प्रोवाइड करती है। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए कौन? ब्रेट ली। बाकी सौरव गांगुली जो आप जानते हो वर्तमान में BCCI के अध्यक्ष हैं, अभी ये JSW सीमेंट के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। किसके साथ? सुनील छेत्री के साथ मिलकर। किसके? JSW सीमेंट के। एक JSW स्टील भी हमने पढ़ा था, इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे ऋषभ पंत। तो स्टील में और सीमेंट में कंफ्यूज मत हो जाना। बाकी रोहित शर्मा, ये अभी हमने देखा था, देखो दो चीजों के ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। एक तो दुबई की क्रिकेट एकेडमी क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर बने थे और इंडो इन्फोलाइन फाइनेंस लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। तो ये याद रखना। बाकी शार्दुल ठाकुर टाटा पावर के ब्रांड एम्बेसडर बने। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में नीला सत्यनारायण का निधन हुआ है। आपको बताना है ये किस राज्य की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी? तो आंसर होगा महाराष्ट्र की। तो ये नीला सत्यनारायण महाराष्ट्र की पहली महिला चुनाव आयुक्त थी जिनका अभी निधन हो गया है। कोविड-19 के कारण इनका निधन हुआ अभी। अच्छा, निधन वाला ऑबिचरी वाला प्रश्न है तो कुछ पॉइंट्स मैं आपको और बताता हूँ, कुछ क्वेश्चंस आपको बताता हूँ। तो अभी फेमस सिरेमिक आर्ट यानी कि मृत्तिका कला आर्टिस्ट ज्योत्सना भट्ट का भी निधन हो गया। इसके अलावा जो हॉकिंस के कुकर आते हैं उसके चेयरमैन थे ब्रह्म वासुदेव, उनका भी निधन हो गया। एक गुजराती भाषा के पत्रकार हैं नागी दास संघवी, उनका भी निधन हो गया। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। उसके अलावा एक कार्टूनिस्ट हैं अवाद बिन हसन जामी, इनका भी अभी निधन हो गया। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर अभी हाल ही में वीजा ने किस बैंक के साथ मिलकर के वीजा सिक्योर प्रोग्राम लॉन्च किया है? तो आंसर होगा फेडरल बैंक के साथ। अब ये क्या है वीजा सिक्योर प्रोग्राम? तो ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी के थ्रू कस्टमर्स क्विकली और विदाउट स्वीपिंग चेकआउट कर सकेंगे। तो फेडरल बैंक के साथ समझौता किया है इसके लिए वीजा ने और अभी तो केवल फेडरल बैंक के जो कस्टमर्स हैं वही इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। अच्छा, वीजा से एक पॉइंट याद रखना, अभी कुछ समय पहले इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया था? PV सिंधु को बनाया था। बाकी HDFC बैंक अभी न्यूज में था। लेटेस्ट क्यों न्यूज में था? क्योंकि किसानों के लिए ई किसान धन एप्लीकेशन को लॉन्च किया था इसने। और अभी कल भी हमने पढ़ा था झारखंड सरकार के साथ भी इसने समझौता किया है।
डिजिटल भुगतान समाधान के लिए। और बैंक ऑफ बड़ौदा लोन प्रोसेस को पूरी तरह से इसने डिजिटल बना लिया है। और इंडसइंड बैंक ये मोबाइल पर करंट अकाउंट खोलने की सुविधा देने वाला पहला बैंक बना था। बाकी फेडरल बैंक की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर कोच्चि केरल में मिलेगा। एमडी सीईओ है श्याम श्रीनिवासन। और इसकी टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। तो कम से कम जो बैंक आपके न्यूज में है उनका तो आप टैगलाइन याद रखो। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था वॉन करमन पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया किसको? तो आंसर होगा के शिवन को। इसरो के चीफ हैं ये। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तो गाइस बात याद है ना, वीडियो को जम के शेयर करना है और इसे लाइक करना मत भूलना।